हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटेंट होस्ट। हम लोग टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किस तरीके के कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करी थी, मींस एंजाइम की बारे में बात करी थी। उसके बाद हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर, देन अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में बात करेंगे। कॉम्पिटेंट होस्ट आखिर होते क्या हैं? जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम अपना एक जीन निकालते हैं, उसको किसके साथ जोड़ते हैं? वेक्टर के साथ जोड़ते हैं, वेक्टर के डीएनए के साथ जोड़ते हैं। इस तरह जो डीएनए बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें ट्रांसफ़र करना है किसके लिए? फोटोकॉपी करवाने के लिए, मींस क्लोनिंग करवाने के लिए। किसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं? होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। हम बार बार यही चीज़ बोलते हैं। अब यहाँ पर हम कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कॉम्पिटेंट होस्ट से समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि कभी भी हम लोग डायरेक्ट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र क्यों नहीं करते हैं और होस्ट कॉम्पिटेंट कैसे हुआ है। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होस्ट सेल्स आर रिक्वायर्ड। प्रोपोगेशन की प्रोसेस के लिए, मींस क्लोनिंग की प्रोसेस के लिए हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। होस्ट सेल ही मल्टीप्लाई करने में क्या करता है? हेल्प करता है। किसकी? डिजायर्ड जीन या फिर डिजायर्ड डीएनए के फ्रैगमेंट की। मोस्टली होस्ट सेल कौन सी होती है? ई कोलाई होती है। देखिए होस्ट सेल के लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग टीआई प्लाज्मिड को होस्ट सेल के अंदर डालते हैं, और वहाँ पर हम लोगों ने होस्ट सेल कौन सी ली थी? प्लांट। तो हमने ये भी जाना कि प्लांट सेल को भी हम लोग होस्ट सेल के रूप में ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वेक्टर कौन सा होगा? टीआई प्लाज्मिड होगा। एनिमल सेल को भी होस्ट के रूप में लेंगे, लेकिन वहाँ पर हमारा कौन सा प्लाज्मिड होगा? तो वहाँ पर हमारा कौन सा होगा? रेट्रोवायरसेस हो जाएंगे, एडिनोवायरसेस हो जाएंगे और पैपिलोमा वायरसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में जीन का क्या करवाना है? एम्प्लीफिकेशन करवानी, फोटोकॉपीज करवानी है, तो हमने क्या किया? मोस्टली होस्ट सेल के रूप में हम लोग किसको लेते हैं? ई कोलाई को लेते हैं। अब ई कोलाई का यूज़ क्यों करते हैं? तो ई कोलाई का यूज़ इसलिए करते हैं कि ई कोलाई जो हो जाता है ईजिली हैंडल टू ग्रो। होस्ट सेल के अंदर आसानी से ये क्या करता है? बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करता है होस्ट सेल के साथ में। ई कोलाई एक्सेप्ट अ वैरायटी ऑफ वेक्टर। चाहे ई कोलाई के अंदर कोई भी वेक्टर डालती है, मीन्स ये बहुत सारे वेक्टर्स को भी क्या कर सकती है? अपने अंदर लेकर उनको मल्टीप्लाई करा सकती है। एंड ई कोलाई अंडर फेवरेबल कंडीशन 1B to 2B, मतलब ये एक फेवरेबल कंडीशन में एक से कई ज़्यादा, एक से बहुत जल्दी 2 कॉपी, 2 से बहुत जल्दी, मतलब 1 मिलियन से 2 मिलियन कॉपी बहुत जल्दी ही बना सकती है अंडर फेवरेबल कंडीशन। अगर हम बात करते हैं डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। हमने यहाँ पर देखा कि जिस डिजायर्ड जीन की हमें फोटोकॉपी करानी है उसको हम वेक्टर के अंदर ही ले जाकर, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनता है हमारा, उसको डायरेक्ट होस्ट सेल में क्या डाल सकते हैं? तो हमारा आंसर आया नहीं। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि डीएनए एक कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। और जबकि अगर हमने देखा था सेल, जो हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर के पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? लिपोफिलिक होती है। मींस कैसे ना कैसे भी वहाँ पर क्या हो जाता है? लिपिड के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के होने के कारण डीएनए जो है वो डायरेक्ट एंटर नहीं कर पाता है, जिस कारण से हमको इन कई सारे मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हम ये बोल दें कई सारे वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनकी हेल्प से इसके अंदर ट्रांसफर किया जा सके। अब ट्रांसफर ऑफ डीएनए का ट्रांसफर हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसफेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफेक्शंस कहलाता है। और कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मींस एबिलिटी ऑफ द सेल टू टेक अ फॉरेन डीएनए विद अ प्लाज्मिड या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे हमने बोला ये एक होस्ट सेल है, कोई भी होस्ट सेल बोल देंगे हम, चाहे तो हम इसको बोल देंगे ये ई कोलाई है, चाहे तो हम इसको ये क्या बोल देंगे? ये हमारा क्या है? ब्लड सेल है, या फिर क्या बोल देंगे? ये एनिमल सेल है। ठीक, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं। हमें इस होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के लिए हमें ये जानना पड़ता है क्या ये होस्ट सेल कैपेबल है
इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने के लिए, या हम इसको कैपेबल बनाएंगे, इस होस्ट सेल को कैपेबल बनाएंगे कि ये क्या ले सके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके। होस्ट सेल को कैपेबल बनाना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लेने के लिए, ताकि फोटोकॉपी की जा सके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। तो जब होस्ट सेल अपने अंदर कुछ चेंजमेंट करके अपने आप को कैपेबल बनाती है कि वो होस्ट सेल वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके, ये प्रोसेस कहलाती है या ये पावर कहलाती है उसकी कॉम्पिटेंसी। और ऐसे होस्ट जो ये कैपेबल हो जाते हैं उनको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। तो कॉम्पिटेंट होस्ट वही होते हैं जिनके अंदर कॉम्पिटेंसी की पावर होती है, मींस एक ऐसी पावर जिससे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके। अगर हम देखें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लेने के लिए या कॉम्पिटेंट होस्ट बनने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। देखिए, डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि वेक्टर जो होगा उसको हमें कभी भी बाहरी कोई भी मतलब एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे हम लोगों ने टीआई प्लाज्मिड देखा, डायरेक्ट बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता था और वो क्या करता है, डिजीज कॉज करता था। हमने एग्रोबैक्टीरियम का वो वाला जीन निकाल लिया, उसकी जगह डिजायर्ड जीन दे दिया। तो क्या हमें बाहर से कोई कैपेबिलिटी करनी पड़ी या बाहर से कोई फैक्टर्स देने पड़े होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए? नहीं। सेम ऐसा ही रेट्रोवायरसेस में था। लेकिन जब हम बैक्टीरिया के केस में देखते हैं या डिफरेंट केसेस में देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को कोई ना कोई अपना बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प लेनी होती है, तो वैसा मेथड हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपसे पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। फिजिकल मेथड, ये कुछ टाइप्स देखे हैं फिजिकल मेथड में। सबसे पहले इलेक्ट्रोपोरेशन। फिजिकल मेथड का फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोपोरेशन, थर्मोपोरेशन, बॉलिस्टिक जीन गन, मैक्रोपिपेट या फिर माइक्रो इंजेक्शन। केमिकल मेथड में कुछ केमिकल्स का भी यूज करते हैं होस्ट सेल को कैपेबल बनाने के लिए, जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। देखिए, ये एक डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। बायोलिस्टिक जीन गन या बायोलिस्टिक गन मेथड या फिर बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। देखिए, ये क्या है, एक गन है। जैसे आपने देखा होगा कि लैब वगैरह में क्या होता है कि क्योंकि ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पर इस तरीके की पिस्टल लाइक एक गन होती है। उसके बाहर साइड केवल इतना सेगमेंट जो बाहर जहाँ पर उसमें डीएनए फ्रेगमेंट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग फिल करते हैं, वहाँ तक कि उसका पोर्शन कुछ इस तरीके से होता है। हमने देखा कि ऊपर ये जो गन है इसका पिस्टन लगा हुआ है, ऊपर जो गन है इसका पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पर। आगे जाकर हमने देखा यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर गोल्ड और टंगस्टन के छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स को हम लोगों ने यहाँ पर फिल कर दिया है। ठीक, उसी के आगे हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पार्टिकल्स को यहाँ फिल कर दिया है और सामने हमने क्या रख दिया है, एक सेल रख दी है। बायोलिस्टिक जीन गन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जीन गन को लोड करते हैं किसके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पार्टिकल्स। मतलब कि हम लोग जैसे एक गन के अंदर एक क्या कहते हैं हम लोग माउस की बंद गोली वगैरह डालते ना, हम लोगों ने गोली की जगह यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज़ कर लिया है। जब हमने उसको यहाँ पर रखा, जब तेज़ी से पिस्टन आगे की तरफ बढ़ता है, जो प्रेशर लगाता है मैक्रो पार्टिकल्स, मतलब कि गोल्डन या फिर हम ये बोल दें कि गोल्डन पार्टिकल्स को या फिर टंगस्टन के पार्टिकल्स को, वो क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है। आगे की तरफ पुश करने पर क्या होता है कि एकदम रिकॉम्बिनेंट वाला जो पार्ट होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये भी आगे की तरफ पुश होगा। यहाँ पर कुछ प्लेट्स लगी हुई होती हैं, ये गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड या फिर हम टंगस्टन बोल दें, इन दोनों के पार्टिकल्स को यहीं पर क्या करती है, रोक लेती है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्ट जाकर कहाँ एंटर हो जाता है, सेल में एंटर हो जाता है। तो ये हमारा जो मेथड है, ये हमारा कौन सा मेथड आता है, ये हमारा जीन गन वाला मेथड आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीन गन। यहाँ पर सेल होती है, ये डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर चले जाते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं, दूसरा हमारा होता है, कौन सा होता है, थर्मोपोरेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम देखते हैं
कि किस तरीके से सबसे पहले सेल को कहाँ डालते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने के बाद में हमने ट्रांसफ़र कर दिया उसको, कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ट्रांसफ़र करते हैं। 42 डिग्री सेल्सियस से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर ट्रांसफ़र करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर डायरेक्ट टेम्परेचर को चेंज किया जा रहा है कि नहीं? जब डायरेक्ट टेम्परेचर को चेंज किया जा रहा है एक के बाद एक करके, तो 0 से 42, 42 से फिर 0 डिग्री सेल्सियस ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह का ट्रीटमेंट हमारा क्या कहलाता है, हीट शॉक ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के बाद हम सेल को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, एक सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करेंगे। कौन से सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हम देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो सेल है वो क्या हो गई है, पोरस हो गई है। मतलब कि उसमें क्या आ गए हैं आपके, किस तरीके से, जैसे ये पोर्स आ गए हैं, जिन पोर्स से कौन एंटर कर जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर जाएगा। तो ये चीज़ हमारा, ये मेथड हमारा क्या कहलाता है, थर्मोपोरेशन मेथड होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कौन से मेथड की बात करेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन। देखिए थर्मोपोरेशन का मतलब है टेम्परेचर, थर्मो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, पोरेशन मतलब पोरस, सेल वॉल को हम लोग पोरस कर रहे हैं, किसके बेस पर, टेम्परेचर के बेस पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपोरेशन, पोरस करेंगे सेल वॉल को, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की हेल्प से। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अब सेल को रखा जाएगा। जब हम किसी सेल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को देते हैं, कैसे, हाई स्ट्रेंथ वाले, जिससे सेल वॉल कैसी हो जाती है, पोरस हो जाती है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, हमने एक सेल को एक मैक्रोपिपेट की हेल्प से पकड़ के रखा, ये एक इंजेक्शन है, इसके अंदर हमने क्या करा था, इस पिपेट के अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिल कर दिया। जब हम ऊपर से इंजेक्शन, जैसे नॉर्मल इंजेक्शन होता है, जब ऊपर से प्रेशर डाला जाता है, तो प्रेशर डालने पर इस पिपेट के अंदर, ये माइक्रो पिपेट होती है, इसके अंदर जो जितना भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ये किसकी हेल्प से ट्रांसफ़र हो रहा है, इंजेक्शन या निडल की हेल्प से ट्रांसफ़र डायरेक्ट न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर इंजेक्शन का यूज़ होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड बोलते हैं। केमिकल मेथड में जैसे हमने बताया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने के लिए हमने होस्ट सेल को क्या बनाया है, कॉम्पिटेंट बनाया है, मीन्स कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सारे टूल्स के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम लोग मेन टॉपिक पर चलेंगे, जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की पूरी प्रोसेस, कि किस तरीके से सेल को लिया जाएगा, किस तरीके से सेल को हम लोग सेल से डीएनए को बाहर निकालेंगे, कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को, एक फ्रेगमेंट को लेंगे, कैसे उसकी फोटोकॉपी करने के लिए पीसीआर मशीन में डालेंगे, देन उसको किसके साथ जोड़ देंगे, वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद में होस्ट सेल के साथ क्या करेंगे, होस्ट सेल में उसको डालेंगे, और जीन ऑफ इंटरेस्ट हम मल्टीपल कॉपीज़ में पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।